नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है छात्र शिक्षक पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिंदी, जो कि संपूर्ण हिंदी होगा। इस भाग में हम लोग गद्य और पद्य दोनों एक साथ क्लियर करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो भी मित्र अभी तक इस चैनल के साथ बने हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है पूस की रात। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? ये देखिए, पहला जो अध्याय है वो है पूस की रात। ये कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 1, जो कि यहीं पर हो गया कि इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। प्रश्न 2, पूस की रात शीर्षक कहानी किस शिल्प में लिखी गई है? तो ये लिखा गया है यथार्थवादी शिल्प में। प्रश्न संख्या 3 है कि हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? तो हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या है? तो हल्कू के कुत्ते का नाम था जबड़ा। हल्कू के कुत्ते का नाम क्या था? तो वो उनका कुत्ता का नाम था जबड़ा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में यह दिया गया है कि हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना मन बहलाता था? जब वो खेत की रखवाली करता था तो किस चीज से अपना मन बहलाता था? एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा सा। हाँ, प्रश्न संख्या 5 है कि हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना मन बहलाता था? तो गांजा पीकर। गांजा पीकर के वो अपना मन जो था बहलाता था। अंधकार में निर्दय पवन किन्हें कुचलता हुआ बह रहा था? मतलब अंधकार में जो निर्दय पवन था, एक मिनट, थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ है। चलिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि हल्कू खेत की रखवाली करते समय किस चीज से अपना मन बहलाता था? तो गांजा पीकर। आगे है अंधकार में निर्दय पवन किन्हें कुचलता हुआ बह रहा था? तो वो था पत्तियों को। प्रश्न संख्या 7, विशाल पेड़ ऐसे मालूम पड़ते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। नेक्स्ट प्रश्न, किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था? मतलब किसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था? तो वो था सहना को। जबरा ने अग्नि राशि को किस तरह देखा? तो वो कातर नेत्रों से देखा था। प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? वीवीआई प्रश्न है। तो इनका मूल नाम था धनपत राय। मुन्नी के पति का नाम क्या था? तो हल्कू, या हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? तो वो मुन्नी। पूस की रात शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो इस कहानी के नायक हैं हल्कू। सहना कौन था? तो सहना क्या था? यहाँ देखिए खाली स्थान दिया गया कि सहना कौन था? साहूकार, नौकर, मुंशी, या इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न ऐसे इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ा गया कि बीच बीच में कोई एक एक प्रश्न ऐसा मिलेगा आप लोगों को, जो कि अपवाद के तौर पर डाला गया। हल्कू के सारे खेत का सत्यानाश किसने किया था? तो नीलगाय ने। इसी में है प्रश्न संख्या 15, आकाश पर ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तो आकाश पर ठिठुरते हुए कौन मालूम होते थे? तारे। देखिए, जहां पर ऐसे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग कब क्लियर करेंगे? तो जब हम वो किताब को लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे, तो उस समय ये सारे वीडियो में प्रश्न जो ऐसे मिलेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब आएंगे अध्याय 2, कविता की परख, जिसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। कविता की परख शीर्षक काव्य शास्त्रीय निबंध के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है। कविता की परख कैसा निबंध है? तो यह काव्य शास्त्रीय निबंध है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। शुक्ल जी के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो मधु स्रोत। मधु स्रोत शुक्ल जी के कविता संग्रह का नाम है। इनमें कौन सा ग्रंथ शुक्ल जी की नहीं है? शुक्ल जी की नहीं है दूसरी परंपरा की खोज। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमें नहीं वाले पे फोकस नहीं करना है, बल्कि कौन कौन इनकी है। तो रस मीमांसा, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, ये तीनों रचनाएं किनकी हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की।
नेक्स्ट, कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो वो है त्रिवेणी। नेक्स्ट, गीतावली किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की। कल भी हम इस पर चर्चा किए थे जब 12 का कर रहे थे। तो नेक्स्ट प्रश्न, कविता का परख शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस किनकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। प्रायः कायर की उपमा किससे दी जाती है? तो सियार, जिसको हम लोग श्रृगाल भी बोलते हैं, यह जानवर में कायर की उपमा इसे दी जाती है। लक्ष्मण अपना क्रोध खाली स्थान और उग्रता के साथ प्रकट करते हैं, तो अधीरता। राम अपना क्रोध संयम और गंभीरता के साथ प्रकट करते हैं। उपमा कैसा अलंकार है? तो यह अर्थालंकार है। और आज ही एक वीडियो और आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, जो कि सामान्य हिंदी, जो हमने कल 25 चैप्टर बताए थे, उसमें से समानार्थी शब्द का आज पहला वीडियो आप लोगों के सामने लाया जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें, बहुत ही मजा आने वाला है यह इस बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने में। चलिए, अध्याय 3 है आंखों देखा गदर। लिखो, और इसके लेखक कौन है? तो विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर। आंखों देखा गदर, इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर। आंखों देखा गदर अनुवाद है, मतलब किसका अनुवाद है? तो माझा प्रवास का। वीवीआई प्रश्न है कि माझा प्रवास का यह अनुवाद है। माझा प्रवास का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो ये अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर के बारे में 10th में पढ़ेंगे, उसमें भी यहाँ इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। वर्सेकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो नाम से ही पता चलता है कि मराठी है, तो महाराष्ट्र। ग्वालियर की राजमाता का नाम क्या था? तो वाइजाबाई शिंदे। नेक्स्ट, कहाँ पहुंचने पर बरसेकर को सिपाहियों से क्रांति की खबर मिली? तो वो था महू। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश। बरसेकर झांसी में किसके संपर्क में आए थे? तो वो लक्ष्मीबाई। महू से याद आया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। बरसेकर झांसी में किसके संपर्क में आए थे? तो लक्ष्मीबाई। कालपी से 15,000 फौज लेकर झांसी कौन पहुंचा था? तो तात्या टोपे। फूलबाग किसने लगवाया था? फूलबाग शिंदे सरकार ने लगवाया था। मुक्त द्वारा भोजन का प्रबंध करवाया, तो मुक्त द्वारा भोजन का प्रबंध करवाने वाले श्रीमंत राव साहब। आत्महत्या करने पर कौन उतारू हो गई? तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी? बाईजाबाई साहब। नेक्स्ट है कि मुक्त द्वारा भोजन का प्रबंध किसने किया था? तो मुक्त द्वारा भोजन का प्रबंध श्रीमंत राव। किसने कहा किसने कहा कि मैं आध सेर चावल की हकदार हूं? तो रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, अध्याय संख्या 4, बेजोर गायिका लता मंगेशकर। लेखक कौन है? कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कर्नाटक। कुमार गंधर्व के देवगुरु थे प्रोफेसर BR देवधर। अनूप राग विलास किसकी कृति है? तो यह कुमार गंधर्व की कृति है। प्रश्न संख्या 4, इनमें गायिका कौन है? तो गायिका नूरजहां थी। लता जी के पिता का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। लता मंगेशकर की बहन कौन थी? तो आशा भोसले। संगीत क्षेत्र की अनभिषिक्त सामग्री कौन है? तो वो है लता मंगेशकर। विलायत खां क्या थे? तो ये सितार बजाते थे, सितार वादक थे। कुमार गंधर्व औपचारिक रूप से किस घराने से जुड़े थे? तो ये ग्वालियर घराना से जुड़े हुए थे। अंजनी बाई मालवेकर क्या थी? तो ये प्रसिद्ध गायिका थी। चलिए, अध्याय 5। अध्याय 5 में है सत्यजीत राय। चलचित्र के रचयिता कौन है? सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म पश्चिम बंगाल में। सत्यजीत राय को फिल्म बनाने का प्रोत्साहन किनसे मिला था? तो जा रेनुआ से। निम्नांकित में कौन सी कृति सत्यजीत राय की नहीं है? देवदास। और इसके अलावा यह तीनों रचनाएं इनकी हैं, तो पंथेर, पांचाली, अपराजितो, जलसाघर, ये तीनों रचनाएं इनकी हैं। 4 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी कृति सत्यजीत राय की है? तो वो है सीमा बाधो। कल और आज किसकी रचना है? तो सत्यजीत राय की। ज्यां रेनुआ क्या थे? ज्यां रेनुआ क्या थे? तो ये थे फ्रांसीसी सिने निर्देशक। विक्टोरिया डिसिका की फिल्म थी, तो ये थी बाइसिकल थीप। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। पथेर पंचाली में
किस राज्य के ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है? पथेर पांचाली में किस राज्य के ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। सत्यजीत राय को भारत में किस महान अलंकरण से विभूषित किया गया था? तो ये भारत रत्न इन्हें मिला था सत्यजीत राय को। चलिए, प्रश्न संख्या 10, इनमें किसने सत्यजीत राय की जीवनी नहीं लिखी है? तो यह मुल्क राज आनंद। बाकी ये तीनों, मेरी सिटोन, दासगुप्ता, रॉबिन्सन, ये तीनों ने इनकी जीवनी लिखी है। सत्यजीत राय के पिताजी का नाम सुकुमार राय। सत्यजीत राय की माताजी का नाम क्या था? तो सुप्रभा राय। हरिहर की पत्नी का नाम क्या है? हरिहर की पत्नी का नाम सर्वजया। हरिहर की पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम दुर्गा। अपू हरिहर का क्या था? तो पुत्र। यहाँ से तीनों ये किताब के बीच से ये प्रश्न पूछा गया है। हरिहर किस मेले से दुर्गा की साड़ी लाया था? तो वो था चड़क के मेले से। सर्वजया की कलाई में चूड़ी थी, तो वो थी शंख की। सत्यजीत राय ने चलचित्र को माना है एक भाषा। दुर्गा की मृत्यु कैसे हुई? तो बुखार लगने से। कहाँ पहुंचने पर हरिहर के भाग्य ने साथ दिया था? विष्णुपुर। पथेर पांचाली उपन्यास है किनकी है? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय का। विश्व सिनेमा का श्रेष्ठ सम्मान कौन सा होता है? तो ऑस्कर। बताए है। भुवन कौन है? भुवन हरिहर के चाचा थे। बहुत बढ़िया। आप लोग अध्याय 6, मेरी वियतनाम यात्रा। मेरी वियतनाम यात्रा अध्याय 6 है, मेरी वियतनाम यात्रा। ये सारा चर्चा हम लोग गद्य वाले चैप्टर से कर रहे हैं और इसी में कंबाइंड है पद। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भोला पासवान शास्त्री। मेरी वियतनाम के जो लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री। पहला प्रश्न है, होची मिन्ह, ये चीनी यात्री था चीन का। होची मिन्ह की तस्वीर देखकर लेखक के चित्त पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो चित्त प्रसन्न हो उठा। नेक्स्ट, लेखक ने होची मिन्ह की तस्वीर की उपमा किस नदी से दी है? तो फल्गु नदी से उसकी चित्र की उपमा दी है। 3, होची मिन्ह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये वियतनाम। लेखक को सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर जो हमने आपको बताया ना होची मिन्ह कौन थे, तो कहीं पे चीनी यात्री देता था, लेकिन देखिए यहाँ पे वो इतिहास वाला जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें विस्तार से वर्णन किया जाएगा वहां पे। लेकिन याद रखिएगा होची मिन्ह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वियतनाम के। लेखक के सबसे पहले कहाँ जाने का अवसर मिला? लेखक को सबसे पहले कहाँ जाने का अवसर मिला था? तो मॉरिशस। लेखक ने वियतनाम में कितने दिन बिताए थे? तो 10 दिन। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। मैगांग नदी, मैकांग नदी वियतनाम में किस नाम से मशहूर है? मैकांग नदी वियतनाम में किस नाम से मशहूर है? तो वो है महागंगा। मैकांग नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत से। बेंचियन कहाँ का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो लाओस का बेंचियन। वियतनाम की खास बात क्या है? तो साइकिल की सवारी यहाँ की खास बात है। हुसैन, हुसैन का क्या अर्थ होता है? तो कमल का फूल। अंतरसलीला किस नदी को कहते हैं? तो फल्गु और सरस्वती को अंतरसलीला कहते हैं। मैकांग नदी कहाँ से निकलती है? तो मैकांग नदी निकलती है तिब्बत से। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर, सिक्का बदल गया। अध्याय 7, लेखक हो जाएंगे कृष्णा सोबती। कौन सी पुस्तक कृष्णा सोबती की नहीं है? पर्दे की रानी। इसके अलावा यारों के यार, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, ये सारी रचनाएं कृष्णा सोबती जी की हैं। कौन सी पुस्तक कृष्णा सोबती की हैं? तो यह सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा जी की रचना है। किसका कथन है कि विभाजन ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है और याद रखना खतरनाक? यह कृष्णा सोबती जी का कथन है। किसने कहा, लिखते वक्त लेखक का ध्यान अपनी ओर नहीं पात्रों पर उभरते पाठ पर केंद्रित होता है? यह भी कृष्णा सोबती जी की कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, साहनी किस नदी में नहाने जाती थी? तो चनाब नदी। शेरा की बीवी का नाम क्या था? तो हसैना। शेरा किसके बहकावे में आ गया था? तो फिरोज के बहकावे में आ गया था। थानेदार का नाम क्या था? थानेदार का नाम था दाऊद खां। साहनी ने किसको आशीर्वाद दिया? तेन्नु भाग जगन्नाथ चन्ना डी, शेरा। खां साहेब देर हो रही है, किसने कहा था?
सेरा। आग कहाँ लगी? तो आग जबलपुर में लगी। सेरा की माँ का क्या नाम था? सेरा की माँ का नाम जैना नाम था। पटवारी का नाम क्या था? उसका नाम बेगू था। साहनी के आराध्य देव कौन थे? तो श्री राम इनके आराध्य देव थे। पगली मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है, यह किसने कहा? यह साहनी ने कहा था। तो चलिए, प्रश्न संख्या हम लोगों ने 15 तक किया अध्याय 7 से। अब अध्याय 8, उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। सारे लेखक रिवाइज करके मिलेंगे। हम लोग 9 में फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, लाल पान की बेगम, वहां भी इनका चर्चा विस्तार से किया जाएगा। उत्तरी स्वप्न पड़ी हरि क्रांति के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया, जो कि वर्तमान अररिया है। आदिम रात्रि की महक किसकी कृति है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की। महिला आंचल इनका उपन्यास है और एकमात्र उपन्यास है, याद रखिएगा। पढ़ती पड़ी कथा के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु। ठुमरी किसकी कीर्ति है? तो ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति है। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वीवीआई, आप लोग जो भी रचनाएं होंगे उनको आप लोग वीवीआई करके नोट कीजिएगा। उत्तरी स्वप्न पड़ी, उत्तरी स्वप्न पड़ी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं हरि क्रांति रेणु की किस रचना से ली गई है? तो यह ली गई है श्रुत अश्रुत पूर्व। कोसी रेणु के लिए क्या है? तो माई है। डायन कोसी शीर्षक रेणु का रिपोर्ताज किस पत्रिका में छपा था? तो वो जनता पत्रिका। महिला आंचल का कौन सा प्रमुख पात्र कालाजार और मलेरिया के उन्मूलन में व्यस्त है? तो वो है डॉक्टर प्रशांत। नर हो न निराश करो मन को किसकी कविता की पंक्ति है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की। फणीश्वर नाथ रेणु किससे प्रभावित थे? तो वो चंडीदास से। पाठ में वर्णित सुदामा ने कितने मन लार्मा रोजो मैक्सिकन गेहूं का उत्पादन किया? 30 मन। पाठ में वर्णित सुदामा के पास कितनी जमीन थी? तो 1.5 बीघा। किस बीमारी से लोग 1.5 घंटे में ही मर जाते थे? मैलेग्नेंट मलेरिया। लेखक ने किनको देवगण संबोधित किया है? तो वो है मजदूर को ये देव। और ये याद रखिएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु को ग्रामीण परिवेश के ही कवि या लेखक माना जाता है। एक दीक्षांत भाषण, चैप्टर 9, लेखक हो जाएंगे हरिशंकर प्रसाई। हरिशंकर प्रसाई का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रसाई जी का जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 को। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वसुधा। ये बहुत वीवीआई कि वसुधा पत्रिका का संपादन कौन किए थे? तो हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई मूलतः क्या है? तो यह मूलतः है व्यंग्यकार। दीक्षांत भाषण करने वाला राजनेता ने क्या कहा? कि सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। दीक्षांत भाषण करने वाले राजनेता ने क्या नहीं कहा? तो विद्यार्थियों को राजनीति में अवश्य भाग लेना चाहिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? तो 10 अगस्त 1995 को। सुनो भाई साधो किसकी कीर्ति है? तो यह हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1982 ईस्वी में। प्रबुद्ध लोगों के द्वारा हरिशंकर परसाई की तुलना किस लेखक से की जाती है? तो वो प्रेमचंद्र से। इनमें से कौन सी रचना परसाई जी की नहीं है? तो बांसुरी की धुन पर। इनमें से कौन सी रचना परसाई जी की है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर। नेक्स्ट, दीक्षांत भाषण करने वाले राजनेता विद्यार्थियों को क्या संदेश देता है? चरित्रवान बनना चाहिए। चलिए, अध्याय 10, सूर्य, जिसके लेखक हैं ओदोलेन स्मेकल। डॉक्टर ओदोलेन स्मेकल का जन्म हुआ था तो चेकोस्लोवाकिया में। चेकोस्लोवाकिया में। अगला है, नमो नमो भारत माता कीर्ति किनकी है? तो यह कीर्ति है ओदोलोन स्मेकल। ओदोलेन स्मेकल। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो चेकोस्लोवाकिया। प्रश्न संख्या इसका तीसरा देख लेते हैं। अदिति और कश्यप किसके माता पिता थे? तो सूर्य के। कश्यप अदिति के कितने बच्चे थे? तो 8 बच्चे थे।
किनको वैवस्वत संस्थापक माना जाता है? वैवस्वत संस्थापक माना जाता है सूर्यवंश को। संज्ञा किसकी पुत्री थी? तो विश्वकर्मा की। संज्ञा के छद्म रूप का निर्वाह किसने किया था? तो छाया ने। सूर्य के सारथी का क्या नाम था? तो अरुण। फाल्गुन माह में सूर्य को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है विष्णु। सूर्य से वेद की शिक्षा किसने ली? तो याज्ञवल्क्य ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। जैन व्यवस्था में सूर्य को क्या कहा गया है? हवर। आदित्य हृदय स्रोत संबंधित है तो वो सूर्य से। रामायण किसकी रचना है? तो रामायण वाल्मीकि की रचना है। षष्ठी व्रत दीपावली के बाद किस दिन मनाया जाता है? तो वो छठे दिन। विष्णु के सातवें अवतार का नाम? राम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में। सुदर्शन चक्र विष्णु का शस्त्र है। कमल को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न यहाँ पे 19 संख्या प्रश्न जो खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 जो कि इस अभी गद वाला चैप्टर ही चल रहा है। तो भोगे हुए दिन के लेखक है मेहरुनिशा परवेज। अध्याय हो गया 11वां। टहनियों पर धूप किसकी रचना है? तो मेहरुनिशा परवेज की रचना है। लाल गुलाब क्या है? कहानी किनकी है? मेहरुनिशा परवेज। भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो मेरी बस्तर की कहानी है। आंखों की दहलीज क्या है? तो यह उपन्यास है। आंखों की दहलीज क्या है? उपन्यास है। किनकी है? तो वो है मेहरुनिशा परवेज। सांदा साहब की बेटी का नाम क्या है? तो फातिमा। फातिमा क्या है? स्कूल टीचर। अखरोट कहाँ होता है? अखरोट कश्मीर में पाया जाता है। कहानी लेखिका मेहरुनिशा परवेज का जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1944 को। मुस्लिम परिवार के संघर्ष की कहानी है भोगे हुए दिन। भोगे हुए दिन में किसके भोगे हुए दिनों का चित्रण हुआ है? तो वो है सांदा साहब। सांदा साहब के शेरों की तारीफ कौन करते थे? तो इकबाल। सांदा साहब की लकड़ी की टाल पर प्रायः कौन बैठती थी? तो वो बैठती थी सोफिया। सांदा साहब के पीछे कौन लोग पागल थे? तो दिल्ली मुंबई के लोग। शमीम का घर कहाँ था? तो शमीम का घर था जगदलपुर। चैप्टर 12 गांवों के बच्चों की शिक्षा। गांव के बच्चों की शिक्षा लेखक हो जाएंगे कृष्ण कुमार। गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो कृष्ण कुमार। गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ किस संग्रह से लिया गया है? तो यह लिया गया है शिक्षा और ज्ञान से। नीली आंखों वाले बगुले किसकी रचना है? तो ये भी कृष्ण कुमार की रचना है। कौन सी रचना? तो नीली आंखों वाले बगुले। कौन सी कृति कृष्ण कुमार जी की है? तो बच्चे की भाषा और अध्यापक। कमारा ले किस देश के लेखक थे? कमारा ले किस देश के लेखक थे? तो वो थे पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश के। कमारा ले की आत्मकथा के अंतिम अध्याय में किस मार्मिक घटना का वर्णन किया गया है? तो बेटे की विदाई के समय कमारा की मां के रोने की घटना। कमारा ले की आत्मकथा किसे समर्पित है? तो लाखों अशिक्षित माओं को। माननीय मंत्री महोदय क्यों शर्मिंदा है? हर बच्चे तक शिक्षा नहीं पहुंचाने के कारण। पंचायती राज का पुनरुदय कैसी प्रक्रिया है? तो वो ऐतिहासिक प्रक्रिया। लेखक ने मतदाताओं के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो वो बंधुआ मजदूर का प्रयोग किया है। शैक्षिक सुधार की विफलता का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो शैक्षिक सुधार की विफलता का महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा कि शिक्षा पर अफसरशाही का दबाव। ऑप्शन संख्या 1। लेखक ने पाठ्य पुस्तकों में किसकी कमी देखी है? तो वो ग्रामीण समाज के छवि की। साधना बहन किस गांव की है? तो टिमरनी। कैसी फसलों से देश की मिट्टी अनुर्वर हुई है? तो वो नकदी फसल से। बुनियादी तालीम किसकी कल्पना थी? महात्मा गांधी की। बुनियादी शिक्षा तालीम जो कर सकते हैं आप लोग। ग्राम स्वराज का सपना किसने देखा था? गांधी जी ने। नीतियों के नाम पर फैले हुए जाल की उपमा लेखक ने किससे दी है? तो वो फटे पुराने शॉल से। यहाँ तक था दोस्तों जो अध्याय 12 तक गद्य खंड। अब हम लोग चलेंगे पद खंड की ओर। एक वीडियो में प्रयास करेंगे कि सारा 11 का हम लोग क्लियर कर दें।
तो पद है, पद 1 एवं 2, लेखक हो जाएंगे विद्यापति। अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है? विद्यापति। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। अभिनव जयदेव किन्हें कहा जाता है? तो विद्यापति। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? वो भी विद्यापति। कीर्ति लता किनकी रचना है? तो विद्यापति जी की रचना है। कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? तो वो अवहट भाषा में हुई है। विद्यापति के आश्रयदाता किन्हें माना गया? तो कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह को, इन्हीं के समकालीन थे। पाठ्य पुस्तक में संग्रहित विद्यापति के दूसरे पद में किस ऋतु का वर्णन मिलता है? तो वो वसंत ऋतु। शिव सिंह की पत्नी का नाम लक्ष्मा देवी। राधा किस पेड़ के नीचे खड़ी होकर कृष्ण की बाट जोह रही है? तो वो कदम के पेड़। मधुपुर, मधुपुर का अर्थ क्या होता है? तो मथुरा। लक्ष्मा देवी किसके समान है? तो वो लक्ष्मी के समान है। किस ऋतु में दक्षिणी पवन धीरे धीरे बह रहा है? तो वो है वसंत ऋतु। राधा किसके वियोग में जल रही है? तो वो है श्री कृष्ण। चलिए, पद 2, कबीर की प्रसिद्ध कीर्ति। कबीर का पद है इसमें कि कबीर की प्रसिद्ध कीर्ति का नाम क्या है? तो वो है बीजक। कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे? तो स्वामी रामानंद। साखियां किस छंद में लिखी गई है? तो साखियां दोहा छंद में लिखी गई है। कबीर के काव्य में प्रेम व्यंजना किसकी देन है? तो सूफियों की। कबीर किस काल के कवि हैं? तो वो हो जाएंगे पूर्व मध्यकाल। अगर भक्ति काल होता है तो भक्ति का, इसे पूर्व मध्यकाल को भक्ति का। कबीर की वृत्ति क्या थी? तो कबीर की वृत्ति थी बुनकड़ी। कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो वो थे निर्गुण काव्य धारा के कवि थे। मसी कागद छुयो नहीं, गधो नहीं हाथ, तो इसमें हो जाएगा कलम गढ़ो नहीं हाथ। पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भूरना, मतलब पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। चलिए, तीसरा पद है मीराबाई जी का। मीराबाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान। इनके पिता का नाम राठौर रतन सिंह। कौन सी रचना मीराबाई की है? तो वो रचना हो जाएगा गीत गोविंद की टीका। कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? गीतावली तुलसीदास की रचना है। बाकी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, ये सारी रचना मीराबाई की है। मीरा का आचरण किसे असहाय था? तो वो था राणा विक्रम सिंह को। मीरा के ससुर थे, वो थे राणा सांगा। मीरा के आराध्य थे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण। मीरा किस काल की कवित्री है? तो वो भक्ति काल की कवित्री है। मीरा के काव्य में कहाँ की लोक संस्कृति अभिव्यंजित हुई है? तो वो है राजस्थान। ललधत किस भाषा की भक्त कवित्री हैं? तो वो है कश्मीरी। वैष्णव भक्त कवित्री गोदा अंडाल किस भाषा से जुड़ी हुई है? तो वो तमिल। उर्दू शायरी अली सरदार जाफरी ने मीरा के पदों का संकलन किस नाम से किया है? तो प्रेम बानी। मीरा के प्रभु कहाँ के निवासी हैं? तो ब्रज के। मीरा के साचो प्रीतम कौन है? तो उनके साचो प्रीतम कृष्ण है। नेक्स्ट पद, सहजोबाई। सहजोबाई हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल की कवित्री हैं? तो वो रीति काल की कवित्री हैं। सहजोबाई के गुरु का नाम क्या था? तो चरण दास। सहजोबाई के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम हरि प्रसाद भार्गव। सहजोबाई की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो इनका स्वरूप था निर्गुण ज्ञानाश्रय भक्ति। अपने गुरु पर सहजोबाई क्या समर्पित करती हैं? तो वो तनमन समर्पित करती हैं। गुरु न तजु हरि को तजी डारू, तो हो जाएगा तजी डारू। चलिए, अध्याय 5, भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है और इससे तो हर चैप्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए, प्रयास कीजिए लोगों तक पहुंचाने का। और आज ही एक वीडियो आ जाएगा समान हिंदी का, हमने उसमें 25 अध्याय चिन्हित कर लिए हैं और उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव और उसमें कुछ छोटा थोड़ा बहुत परिभाषा होगा तो वो परिभाषा भी हम लोग कर लेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उसका भी तैयारी किया जाएगा। चलिए, भारत दुर्दशा अध्याय 5, जिसके लेखक हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में। इनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र। कौन सी कीर्ति भारतेंदु जी की नहीं है? विष्णु प्रिया। तो हमको याद करना है कि कौन सी इनकी कीर्ति है। तो इनकी कीर्ति जो है यहाँ से देखिए, भारत दुर्दशा, स्वर्ग में विचार सभा,
और कुछ आप बीती, ये जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक, कौन सी कीर्ति भारतेंदु की है, तो वह भारत दूरदर्शन। कौन सी कीर्ति, हाँ हो गया। अंधेर नगरी किसकी कीर्ति है, वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कीर्ति है। किसे आधुनिक काल का प्रवर्तक माना गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विजय वल्लरी के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कब हुआ था, 1857 में। इसे सैनिक आंदोलन या 1857 का सैन्य विद्रोह ही माना जाता है। और इसके नेता दोस्तों मंगल पांडे। अगर उस समय 1857 में इनको अगर सहायता मिल गया होता, लोगों का सपोर्ट मिल जाता, तो हमारा भारत 1857 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से आजाद हो जाता। हिंदी साहित्य में नव जागरण का अग्रदूत किसे माना गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि के अनुसार सभ्यता का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो भारत। कवि सबसे बड़ी विपत्ति किसे मानता है, तो टैक्स का बोझ सबसे बड़ी विपत्ति है आम जनता के लिए। कवि क्या देखने में असमर्थ है, तो भारत की दुर्गति देखने में वो असमर्थ है। चलिए, अध्याय 6, झनकार। लेखक कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो झांसी में। किस काल के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, आधुनिक काल के। किस युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग के। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस रचना के द्वारा गुप्त जी ने हिंदी जनता में जाति और देश के प्रति गर्व एवं गौरव की भावना भर दी थी, तो वो थी भारत भारती रचना। कौन सी कीर्ति गुप्ता जी की नहीं है, गुप्त जी की नहीं है, तो वो युगे युगे परिवर्तन, मतलब साकेत, झनकार, जयद्रथ वध, ये सारे मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। कौन सी कीर्ति गुप्त जी की है, तो वो है द्वापर। गुप्त जी की अनुदित कीर्ति कौन सी है, तो वो प्लासी का युद्ध। तिलोत्तमा कैसी कीर्ति है, तो तिलोत्तमा हो जाएगा पदवद रूपक। गुप्त जी की कौन सी रचना महाकाव्य है, तो साकेत। बहुत वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न 10, कौन सी कीर्ति महाभारत पर आधारित है, तो वो जय भारत। कौन सी कीर्ति बुद्ध कथा से संबंधित है, तो यशोधरा। गुप्त जी की कौन सी कीर्ति अनुदित नहीं है, तो वो है चंद्रदास। साकेत का अर्थ क्या होता है, तो साकेत का अर्थ अयोध्या होता है। गुप्त जी पर किसका प्रभाव था, तो इन पर गांधी जी का प्रभाव था। पाठ्य पुस्तक से संकलित झंकार शीर्षक कविता गुप्त जी की किस कीर्ति से ली गई है, तो वो झंकार से ली गई है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 7। इसके कवि हो जाएंगे, तोड़ती पत्थर के कवि हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि थे, तो वो छायावादी युग के कवि थे। निराला का जन्म हुआ था महिषादल बंगाल में। निराला की पत्नी का नाम था मनोहरा देवी। और तुलसीदास किसकी कीर्ति थी, तुलसीदास कीर्ति थी निराला जी की। कौन सी कीर्ति निराला की नहीं है, यामा मतलब परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। कौन सी कीर्ति निराला की है, तो सुकुल की बीवी। राम की शक्ति पूजा निराला की रचना है। निराला रचित अप्सरा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास। निराला रचित अप्सरा पूछेगा क्या है, तो उपन्यास किनकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला का पहला काव्य संग्रह कौन सा था, तो अनामिका। निराला की पुत्री का नाम क्या था, तो सरोज। आगे, सरोज स्मृति कैसा काव्य है, तो शोका काव्य है। परिमल किसकी रचना है, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला का निधन कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1961 को। निराला की पहली कविता कौन सी थी, जूही की कली। निराला किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, हंस। बाकी मतवाला, सुधा और माधुरी, इस सारे पत्रिका से ये जुड़े हुए थे। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों 8, बहुत दिनों के बाद। बहुत दिनों के बाद के लेखक कवि हो जाएंगे नागार्जुन। नागार्जुन का मूल नाम याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, तो वैद्यनाथ मिश्र। मैथिली साहित्य में नागार्जुन किस उपनाम से रचना करते थे, तो वो करते थे यात्री। हजार हजार बाहों वाली किसका काव्य संग्रह है, नागार्जुन की। कौन सी कीर्ति नागार्जुन की नहीं है, तो सिद्धराज। बाकी रतिनाथ की चाची, बाबा बट्टे, सरनाथ, बलचनामा, ये सारी रचनाएं नागार्जुन की है। नेक्स्ट,
भस्मांकुर नागार्जुन की कैसी रचना है? तो यह गढ़ा काव्य है। नागार्जुन को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पत्रहीन नगन गाछ। VVI प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। नागार्जुन किस वाद के प्रमुख कवि थे? तो वो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि थे। कौन सा संस्कृत काव्य नागार्जुन द्वारा परिणत है? तो वो है धर्मलोक शतकम। गांव लौटने पर नागार्जुन ने जी भर क्या सूंघे? तो वो ताजे टटके फूल। प्यासी पथराई नागार्जुन का प्रसिद्ध कविता संग्रह। प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन का प्रसिद्ध कविता है। गालिब। गालिब ये नेक्स्ट चैप्टर है, जिसके कवि हैं त्रिलोचन। त्रिलोचन का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को। कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? तो मेरा परिवार, इसके अलावे तुम्हें सौंपता हूँ, अनकहनी भी कुछ कहनी है, मेरा घर, ये तीनों रचनाएं त्रिलोचन की है। कौन सी रचना त्रिलोचन की है? तो वो है दिगंत। त्रिलोचन हिंदी साहित्य में किस वाद के कवि माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद। सोनेट में कितनी पंक्तियां होती हैं? तो 14 पंक्तियां होती हैं। गालिब किस भाषा के कवि हैं? तो वो उर्दू के कवि हैं। त्रिलोचन का पहला कविता संकलन 1945 में प्रकाशित हुआ था, क्या नाम था उसका? तो वो धरती मंथन। बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे, मतलब सत्य बोलता था जब जब मुंह खोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, जगन्नाथ, जिसके लेखक केदारनाथ सिंह। कवि केदारनाथ सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। अकाल में सारस किसकी कृति है? वो केदारनाथ सिंह की। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान किसकी रचना है? तो वो है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह संबंधित है? तो वो संबंधित है नई कविता से। जमीन पक रही है किस विधा की रचना है? तो वो है कविता। कौन सी कीर्ति केदारनाथ सिंह की नहीं है? समुद्र पर हो रही बारिश, अथवा इसके अलावा ये तीनों, अभी, बिल्कुल, अभी, यहाँ से देखो, उत्तर कवि, ये सारी रचनाएं केदारनाथ सिंह की है। केदारनाथ सिंह पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से एक शिक्षक थे। चलिए, कवि केदारनाथ सिंह के बचपन के साथी का क्या नाम है? तो इनके साथी का नाम था जगन्नाथ। नीम के पेड़ के नीचे जगन्नाथ क्या बांधता था? तो बकरी बांधता था। कभी कहाँ बक बक कर आता है? तो वो क्लास में बक बक कर आता है। चलिए अध्याय 11 है, और जिसके कवि नरेश सक्सेना है, और अब मात्र 2 चैप्टर बचा है, तो थोड़ा सा आप लोगों से कुछ बातचीत हो जाए। कल बिहार सरकार के द्वारा एक चिट्ठी जारी किया गया कि नियोजित शिक्षकों का जो होगा वो एज कम कर दिया गया है, स्थानांतरण वगैरह सभी का। तो आप लोगों को उसके साथ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। टीचर सबका कुछ भी हो, लेकिन नए बहाली में जितने भी मित्र हैं उनका एग्जाम तो होना ही है। जैसा कि कल देख ही रहे हैं कि अगस्त में एग्जाम होगा, और अगस्त में एग्जाम होगा और उसका डेट भी दे दिया गया है, और ट्वीट किया गया था उनके द्वारा कि विज्ञापन में देरी भले हो लेकिन परीक्षा समय से होगी। तो हम लोग को तैयार रहना है और मेहनत करते रहना है, ताकि कोई प्रश्न छूट नहीं जाए। और जहाँ से हो, हिंदी हो या फिर 75 नंबर वाला जो क्लास, वो भी आज स्टार्ट कर देंगे। पहले 25 चैप्टर होगा, उसको हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, या फिर 25 में से जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह होगा, व्याकरण से ज्यादा प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, तो निश्चित उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। चलिए अध्याय 11, पृथ्वी। पृथ्वी के कवि हैं नरेश सक्सेना। यह शीर्षक कविता के कवि नरेश सक्सेना। पृथ्वी शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? तो समुद्र पर हो रही है बारिश। पृथ्वी को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया है। तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, मतलब पृथ्वी को बोल रहा है कि पृथ्वी तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। नरेश सक्सेना को हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मान कब प्राप्त हुआ था? तो 1973 ईस्वी में। नरेश सक्सेना याद रखिएगा, 1973 में क्या मिला था? हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मान। नरेश सक्सेना 20वीं सदी के 7वें दशक में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आए थे। और यह क्लास 11 का लास्ट चैप्टर
तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो इनके कवि हो जाएंगे अरुण कमल। मातृभूमि मातृभूमि शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो पुतली में संसार। मातृभूमि शीर्षक कविता में कवि कहाँ खड़ा है? तो वो खड़ा है आसमान और धरती के बीच। कालाहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा में है। किसके दाने प्यार से गुत्थम गुत्था है? तो वो है इलायची। बच्चे किसकी देहरी पर सो रहे हैं? तो वो मातृभूमि की देहरी पे सो रहे हैं। तो यह था दोस्तों हम लोगों के लिए क्लास 11 का हिंदी। और अब हम लोग इसके बाद जो भी क्लास होगा वो क्लास 10 का होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10 का जो अध्याय हो वो अध्याय पहले हम लोग थ्योरी कर लें, लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं बुक को ऐसे ही पीडीएफ के सहारे से, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, या फिर डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव उसका लेकर के आए, यह हम आप लोगों पर छोड़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 9-10 का हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए या उसका लाइन बाय लाइन रीडिंग करके और उसके बाद हम उसका ऑब्जेक्टिव करें। और जहाँ तक बात है कि 75 नंबर का जो भाषा पेपर होगा सामान्य हिंदी, उसमें हम लोगों ने कल ही आपको बताया था कि एक प्रॉपर उसका सीरीज आएगा। वो सीरीज क्या होगा? तो अध्याय बाय अध्याय। और आज या कल में हो सकता है कि हम समानार्थी शब्द का आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, और उसमें 120 या 100 प्रश्न होंगे जो कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो पहले से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जो भी लोग नए इस वीडियो को देख रहे हो वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। तो आप लोगों को कहीं भी टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग आराम से तैयारी कीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए और रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी की पुस्तक भी आप लोग पढ़िएगा समय निकाल करके, और बीटीबीसी की भी पुस्तक। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगला वीडियो में, जब तक के लिए